चलो गुड इवनिंग बच्चे लोग। आज हम लोग रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात का उन प्रश्नों को रिवाइज करेंगे जो कल के टेस्ट में आ सकता है। ठीक है, अब मैं कल के टेस्ट की बात करूंगा ना। रेशियो प्रोपोर्शन, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन ये हो गया अनुपात और समानुपात। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन अनुपात समानुपात क्या होता है उस पे चर्चा नहीं करेंगे हम लोग। ठीक है, हम लोग ये देखेंगे कि प्रश्न क्या आने वाला है। ठीक है, अनुपात क्या होता है हम लोग ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं पहले, समझ गए, याद है हम लोग को। एक बहुत लोगों का चाय बनाना था तो कितना चीनी कितना शक्कर, याद है आप लोगों को। स्टार्टिंग पे जब हम लोग क्लास कर रहे थे तब मैं बताया था आप लोगों को, घर में 4 लोग का अगर चाय बनाना होता है तो 2 चम्मच शक्कर 1 चम्मच चाय पत्ती डालते हैं। 8 लोग का बनाना होता है तो दोनों को डबल डबल कर देते हैं। 16 का तो और 4 गुना। ये जो 4 गुना मैं बता रहा हूं ना, ये जो 4 गुना बता रहा हूं, ये कितना गुना है, कोई चीज किसी दूसरे चीज का कितना गुना है, वही होता है अनुपात। वही होता है अनुपात। जैसे मान के चलो कि हम लोगों की क्लास में सिर्फ 20 गर्ल्स होते, 20 गर्ल्स होते, 40 बॉयज होते। गर्ल्स कितने होंगे 20, बॉयज कितने हैं 40। तो बॉयज गर्ल्स के कितने गुना है, 2 गुना है। बात समझ में है। ये जो 2 गुना 3 गुना हम लोग बोलते हैं, यही होता है अनुपात। यही होता है अनुपात। बॉयज गर्ल्स के कितना गुना है कैसे निकाले आप लोग, कैसे निकाले अभी, अपॉन किए। 40 बॉयज को ऊपर किए, 20 गर्ल्स को यहां पे करके ऐसे आप लोग काट दिए, 2 2 जा 4, तो रेशियो आ गया 2:1। ये 2:1 ही क्या है कि अब हम लोगों के क्लास में बॉयज का अनुपात गर्ल्स के अनुपात का डबल है। बॉयज का अनुपात नहीं, बॉयज का संख्या गर्ल्स के संख्या का डबल है, मतलब बॉयज 2 गुना है, बॉयज 2 गुना। ये पहला और सबसे सरल प्रश्न है जो परीक्षा में आ सकता है। इस पार्ट का सबसे सरल प्रश्न यही है। प्रश्न क्या है, आपको कोई भी 2 अमाउंट दे देगा, 2 राशि दे देगा, वो 2 राशि कुछ भी हो सकता है। यहां पे हम लोग अभी जो अनुपात निकाले, अभी जो रेशियो निकाले, वो किस चीज का रेशियो था, एक क्लास में नंबर ऑफ बॉयज और नंबर ऑफ गर्ल्स का रेशियो था। ये वाला वही था, 40/20 जो किए, नंबर ऑफ बॉयज अपॉन नंबर ऑफ गर्ल्स, यही किए ना। अभी हम लोगों को एग्जाम पे कोई भी चीज का आ सकता है, जैसे कोई भी 2 लोगों का इनकम दे दिया, याद है वाला एग्जाम्पल किए थे कि राम की आय, राम को इतना परेशान नहीं करते हम लोग, ठीक है। सार्थक, यथार्थ, यथार्थ का जो आय है वो 5,000 है। यथार्थ का आय मतलब इनकम, एक महीने में यथार्थ कितना इनकम, कितने पैसे कमा रहा है, 5,000 कमा रहा है। ठीक है, यथार्थ। अच्छा, ये यथार्थ है और ये एहसास। एहसास 5,000 कमा रहा है और यथार्थ कितना कमा रहा है, 7,000 कमा रहा है। कितना कमा रहा है, 7,000। रेशो निकालो, क्या करोगे, 7,000/5,000 और काट दो। ठीक है, दोनों के इनकम का जो रेशो निकलेगा वो कितना निकलेगा, 7,000/5,000, ये कट गया 7:5, 7:5। बात समझ में आया। तो रेशियो निकालने के लिए करना कुछ नहीं है, दोनों राशियों को अपॉन करके काट देना। वो राशियां कुछ भी हो सकती है। अभी हम लोग एहसास का और यथार्थ के इनकम की बात की, हम लोग किसी एक बच्चे के या एक व्यक्ति के इनकम और एक्सपेंडिचर का बात भी कर सकते हैं कि वो 100 रुपए कमा रहा है और 80 रुपए खर्च कर रहा है। 100 रुपए कमा रहा है, 80 रुपए। आय और व्यय का अनुपात निकालो, इनकम और एक्सपेंडिचर का अनुपात निकालो। कैसे निकलेगा, आय जितना है उतना 100/80। समझ में आया।
हम लोग क्लास में नंबर ऑफ बॉयज और गर्ल्स की बात की, हम लोग ये भी कर सकते हैं कि एक शहर में 1200 वृद्ध लोग हैं, बूढ़े लोग 1200 हैं, और युवा लोग उस शहर में 700 हैं। ठीक है, बुजुर्ग कितने हैं? 1200। युवा कितने हैं? 700। प्रश्न आएगा उस शहर में बुजुर्गों और युवाओं का अनुपात निकालो, तो क्या करोगे आप लोग? 1200 अपॉन 7। इस प्रश्न में एक गलती होता है। क्या गलती होता है? ये जीरो कट गया, ये जीरो कट गया। ऑप्शन में आपके पास ए वाले ऑप्शन में है 12:7, बी वाले ऑप्शन में है 7:12। ये दोनों में कौन सा उत्तर सही है? सिंपल लॉजिक याद रखो हमेशा। लॉजिक ये है कि अगर आप लोगों को प्रश्न में पूछा है कि बुजुर्ग और युवाओं का अनुपात निकालो, तो 1200 ऊपर आएगा, और ऐसे कटेगा तो आंसर हो जाएगा 12:7। लेकिन अगर प्रश्न ये आया कि एक शहर में बुजुर्ग 1200 है और युवा 700 है, युवाओं और बुजुर्गों का अनुपात निकालो, युवाओं और बुजुर्गों का अनुपात में क्या हो जाएगा? ये 700 ऊपर चला जाएगा और ये 1200 नीचे आ जाएगा। तो आंसर में क्योंकि दोनों दिया रहेगा, आंसर में दोनों दिया रहेगा। तो कल जब परीक्षा में वाला प्रश्न आप लोग देखोगे तो ये ध्यान देना कि जिन दो चीजों का अनुपात निकालने बोल रहा है प्रश्न में, उसमें पहले किसका नाम आ रहा है? बात समझ में आया? पहले जिसका नाम आ रहा है वो न्यूमरेटर में रहेगा, ऊपर में रहेगा, उसके बाद वाला नीचे रहेगा। ये पहला सबसे सिंपल क्वेश्चन समझ में आ गया? ठीक है, हम लोग एक एग्जांपल लेके चलते हैं, तो इसी क्वेश्चन का जो 2-3 पार्ट रहता है वो एक साथ हम लोग कर पाएंगे। वो एग्जांपल हम लोग लेते हैं कि एक शहर में, पूरे शहर में मेल कितने और फीमेल कितने हैं। ठीक है, मान के चलो हम लोग बीजापुर का एग्जांपल ले लेते हैं कि बीजापुर में कुल मिला के कितने 12,000 लोग हैं। कितने लोग हैं? 12,000 लोग हैं। ठीक है, इस 12,000 लोगों में मान के चलो कि 6,000 का जो संख्या है, 6,000 बराबर एकदम एग्जैक्ट वो हो जा रहा है, हम लोग इसको कर लेते हैं 8,000। 8,000 का जो संख्या है वो किसका संख्या है? ओके, फीमेल का है। किसका संख्या है? फीमेल, मतलब महिलाओं की संख्या है। और 4,000 किनकी संख्या है? मेल, मतलब पुरुषों की संख्या है। ठीक है, अब क्या क्या प्रश्न आएगा देखो। टोटल हम लोगों को 12,000 दे दिया है। टोटल कितना दे दिया है? 12,000। तो सबसे सरल क्वेश्चन इसका क्या आ सकता है कि फीमेल कितने हैं अपने पास? 8,000। मेल कितने हैं? 4,000। शहर में मेल और फीमेल का रेशो निकालो, महिला और पुरुष की संख्या का अनुपात निकालो। महिला और पुरुष की संख्या का क्या करना पड़ेगा? क्या अपॉन क्या करना पड़ेगा बताओ? 8,000 अपॉन 4,000। ये बहुत ध्यान देने वाला बात है। 8,000 अपॉन 4,000। 8,000 अपॉन 4,000 क्यों करना पड़ेगा? क्योंकि मैं प्रश्न क्या बोला था? नंबर ऑफ फीमेल्स और नंबर ऑफ मेल्स का अनुपात निकालो। नंबर ऑफ फीमेल और नंबर ऑफ मेल का, मैं पहले नंबर ऑफ फीमेल बोला ना, और महिलाओं की संख्या बोला ना, इसीलिए महिलाओं की संख्या यहां ऊपर में। बात समझ आया? अब इसको काट दो, ये कट गया, ये कट गया। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, मतलब रेशियो कितना है? 2:1। 2:1। ये सबसे सरल क्वेश्चन जो इसका आ सकता है वो है, इसका सबसे सरल क्वेश्चन जो आ सकता है वो ये वाला क्वेश्चन है कि नंबर ऑफ फीमेल दे दिया, मेल दे दिया, आपको उसका रेशियो निकालना है। आपको उसका रेशियो। इसी का दूसरा क्वेश्चन क्या हो सकता है? आपको ये दोनों ही नहीं देगा, नंबर फीमेल और मेल का नंबर नहीं देगा, आपको रेशियो दे दिया कि 2:1 का रेशियो है, और टोटल कितना है? 12,000। नंबर ऑफ मेल और नंबर ऑफ फीमेल अब आपको निकालना है। कैसे निकलेगा? कैसे निकलेगा? नंबर ऑफ मेल प्लस, सॉरी, नंबर ऑफ फीमेल प्लस नंबर ऑफ मेल बराबर कितना है?
12,000। बात समझ में आया? Yes. ये दोनों 2 और 1 एक्चुअल नंबर नहीं है, ये रेशो है। ये क्या है? रेशो है। देखते हैं कितना कितना गुना बन रहा है। तो इसको 2x करोगे, इसको 1x करोगे, इज इक्वल टू 12,000। याद आया वाला क्वेश्चन? ये प्रश्न याद आ गया? ठीक है। अगर देखो सबसे सरल क्वेश्चन तो दो राशि दे दिया, रेशो निकालने बोला, अपॉन करो, काट दो, आपका 2:1 आ गया। ठीक है। दूसरा प्रश्न इस पार्ट का क्या है? आपको रेशो दे दिया है 2:1 और टोटल दे दिया है कि इतना है। अब आपको यहाँ पे महिला और पुरुष का संख्या निकालना है। ठीक है। क्या करोगे? महिलाओं की संख्या और पुरुष की संख्या दोनों को मैं 2x + 1x कर दिया, इज इक्वल टू 12,000। यहां तक का क्लियर है? अब देखो 2x + 1x कितना हो गया? 3x इज इक्वल टू 12,000। तो x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 12,000 अपॉन 3। तो x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 4 जा 12। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 4,000। x इज इक्वल टू कितना आ गया? 4,000। तो नंबर ऑफ फीमेल कितना होगा? 2x होगा। नंबर ऑफ फीमेल्स कितना होगा? 2x। तो 2x बराबर 4,000। तो 2x कितना हो जाएगा? 2 × 4,000 बराबर कितना हो गया? 8,000। 1x 1 × 4,000 कितना हो गया? 4,000। दोनों को जोड़ो, बराबर 12,000 आ गया। आ गया? बना लोगे परीक्षा में इस क्वेश्चन को? दो प्रश्न बता दिया मैं ना। एक में आपको रेशो दे दिया, नंबर निकालना है, और दूसरे में आपको नंबर्स दे दिया है, रेशो निकालना है। ठीक है। ये क्वेश्चन को थोड़ा सा उन लोग और आपको परेशान कर सकते हैं। कैसे परेशान कर सकते हैं? ये हो सकता है कि आपको रेशो दे दिया एक, तो 2:1। 2:1 आपका क्या हो गया? रेशो हो गया। इस बार आपको टोटल नहीं देंगे वो, ये टोटल है ना, टोटल है ना, टोटल नहीं देंगे। नंबर ऑफ पुरुष मतलब पुरुषों की संख्या और महिलाओं की संख्याओं में दोनों में से कोई एक चीज दे देंगे। क्या दे बताओ? क्या निकालोगे? 8,000 दे 4,000 निकालोगे कि 4,000 दे 8,000 निकालोगे? 8,000 निकालना है। ठीक है। तो मतलब आपको क्या दिया हुआ है? पुरुषों का संख्या दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? पुरुषों का संख्या दिया हुआ है। 2:1। 2 क्या है? महिलाएं हैं, महिलाएं हैं। 1 क्या है? अपना पुरुष है। अब इसको देखो कि महिलाओं, ये दोनों में क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है, वो आपको ध्यान देना है। हम लोगों को ये 8 था, ये नहीं दिया हुआ है, ये मान के चल रहे हैं ना हम लोग को नंबर ऑफ मेल दिया हुआ है, मतलब एक 2 का जोड़ी जो है वो निकालना है हम लोग को। ठीक है। अपॉन ये 4,000 दिया हुआ है हम लोग को। नंबर ऑफ मेल्स दिया हुआ है ना, पुरुषों की संख्या। यहां से आप फीमेल की संख्या इस इक्वेशन से निकाल लोगे, इससे निकाल लोगे ना। बात समझ में आया? प्रश्न क्या आएगा इसका? यदि किसी गांव में महिलाओं और पुरुषों का अनुपात 2:1 है, यदि पुरुषों की संख्या 4,000 है तो महिलाओं की संख्या ज्ञात करो। ठीक है। द रेशियो ऑफ फीमेल एंड मेल्स इन अ टाउन इज 2:1। इफ द नंबर ऑफ मेल्स इन द टाउन इज 4,000, फाइंड आउट द नंबर ऑफ फीमेल्स। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आ गया? ये प्रश्न है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है कि ये महिला पुरुष में हम लोग को पुरुष ले लिए, महिला निकाल रहे हैं। प्रश्न में हो सकता है इसका उल्टा हो, हम लोग को महिला दे दिया हो और हम लोग को पुरुष निकालना हो। निकल जाएगा। 3 क्वेश्चन हो गया इस पार्ट का। अनुपात समानुपात का 3 प्रश्न हो गया। पहला प्रश्न सीधे सीधे फाइंड आउट रेशो, अनुपात निकालो। ठीक है। दूसरा प्रश्न इस पार्ट का क्या आ सकता है? रेशो उन लोग देंगे और टोटल दे देंगे। अच्छा, इसका सीधा सीधा प्रश्न भी आता है कभी कभी। 12,000 को 2:3:4 में विभाजित करो, 2:3:4 में 12,000 को डिवाइड करो। कर पाओगे? कर लोगे ना। यही वाला इसके पहले वाला प्रश्न है। 2:3:4, 2x + 3x + 4x बराबर 12,000। अब ऐसे करके आप लोगों का क्या निकलेगा? x निकलेगा।
एक बार x निकल गया तो फिर 2x अलग से निकालना, 3x अलग से निकालना, 4x अलग से निकालना। बात समझ में आया? समझ में आया? ये है वही वाला प्रश्न की टोटल एक नंबर को हम लोगों को अलग रेशो में, अलग अलग रेशो में डिवाइड करना है, वही प्रश्न है। बन जाएगा? बन जाएगा ना? तीसरा प्रश्न मैं क्या बता रहा हूं कि आप लोगों को दो चीज का रेशो दिया हुआ है, ठीक है? वो दो चीज का रेशो कुछ भी हो सकता है, जैसे हम लोग अभी टाउन में मेल फीमेल का बात किए, वैसे एक पशुओं के झुंड में गाय और बकरी का झुंड है ना, गाय और बकरी का अनुपात दे सकता है वो, ठीक है? कि गाय और बकरियों का अनुपात 3:4 है। यदि गाय की संख्या 600 है तो बकरियों की संख्या कितनी होगी? बन पाएगा ये प्रश्न? प्रश्न बन पाएगा? यही प्रश्न है जो ये वाला प्रश्न था कि टोटल गाय और बकरी का जो अनुपात है वो 3:1 है। देखो बताता हूं, टोटल गाय और बकरी का एक झुंड है, गाय और बकरी का जो अनुपात है वो क्या है? 3:1 है, 3:1। यदि गाय की संख्या 600 है, गायों की कुल संख्या कितनी है? 600, तो गाय के आगे यहाँ पे 600 लिख लो, और बकरियों की संख्या आपको निकालना पड़ेगा ऐसे करके। बात समझ में है? निकाल के दिखाऊं? अरे भाई यस सर बोलते हो। 3:x, ये दोनों इंटू हो गया, इज इक्वल टू 600 इंटू 1, x इज इक्वल टू 600 इंटू 1 अपॉन 3, तो x इज इक्वल टू 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 200। आगे हम लोगों को बकरी का संख्या बन जाएगा ना? बन जाएगा? इस पार्ट का बहुत ज्यादा चांसेस है कि इन तीनों प्रश्न में से ही कोई एक प्रश्न है। थोड़ा सा उन लोग क्लिष्ट करते हैं, वो भी मैं बता दूंगा, लेकिन नॉर्मली इन तीन में से कोई एक प्रश्न आ सकता है। कल एग्जाम है, आज इसको नोट करोगे, ऑलरेडी तो पढ़ चुके हो ये सब चीजें। चलो आगे बढ़े, जल्दी करो भाई। ये सब चीजें जो कंटिन्यू आप लोग पढ़ाई कर रहे होगे उनको नोट करने का सही में जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। ये तो बस एग्जाम है, इसके पहले एक बार रिफ्रेश हो जाए, इसलिए मैं करवा रहा हूँ ना। चलो अब आएगा रेशो का जो क्वेश्चन इसके अतिरिक्त आ सकता है, वो कल के एग्जाम के लिए आप लोग इन तीन क्वेश्चंस को प्रिपेयर करो। कल जो क्वेश्चन आएगा वो इन्हीं तीनों में से आएगा। एक क्वेश्चन रेशो का और है, इसी इक्वेशन को वो लोग और थोड़ा सा मैनिपुलेट करते हैं, उसको हम लोग कर लेंगे, ठीक है? अभी इतना तीन क्वेश्चन का प्रिपेयर करना है कल के एग्जाम के लिए। क्लियर है? ठीक है। अब आया रेशो के बाद समानुपात, जो मैं बोल रहा था, समानुपात है ना, प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का सबसे बेसिक क्वेश्चन जो है वो चीज को ध्यान रखना, जो रेशो होता है उसको मैं क्या बताया, दो राशियों का, दो क्वांटिटीज को अपॉन करना है। दो क्वांटिटीज, दो राशियां एक दूसरे की कितनी गुना है, वो होता है हम लोगों का रेशो, अनुपात। समानुपात क्या होता है? दो अनुपात आपस में समान है, दो अनुपात अलग अलग, दो अनुपात आपस में समान है, प्रोपोर्शनल है। दो रेशो आपस में इक्वल है, वो प्रोपोर्शनल होता है। जैसे एक अनुपात है ए अपॉन बी, एक अनुपात है ए अपॉन सी, दूसरा एक अनुपात है सी अपॉन डी। ये दोनों अगर आपस में बराबर हैं, यही होता है प्रपोर्शन, यही होता है प्रपोर्शन। प्रपोर्शन का सबसे बेसिक क्वेश्चन हम लोग अनुपात का, जो रेशो का एक क्वेश्चन सॉल्व किए। कौन सा क्वेश्चन? इसके पहले वाला गाय बकरी वाला क्वेश्चन बना है ना, वहीं से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा आपने। समानुपात में एक दो तीन चार, चार क्वांटिटी है, ये चार क्वांटिटी में कोई तीन क्वांटिटी आपके पास होगा। ठीक यही वाला प्रश्न जो इसके पहले बना है कि अनुपात
कितना का था? 1:3 था। किस किस का? बकरी और गाय का अनुपात 1:3 था। गाय की संख्या हम लोगों को मिल गई थी 600, तो बकरी की संख्या हम लोग को निकालनी थी। ये वाला इक्वेशन बना, ये वाला इक्वेशन बना था ना? कितनी चीजें हैं इसमें? 1 2 3 4, 4 चीजें है ना? ठीक यही प्रश्न प्रोपोर्शन का पहला प्रश्न है। प्रोपोर्शन पे दो अनुपात है, दोनों अनुपात आपस में बराबर है, ये कंडीशन दे दिया आपको। अब आपके पास ए दे देगा, ए इज इक्वल टू बी 8, बी इज इक्वल टू 16, सी इज इक्वल टू 19, डी इज इक्वल टू निकालो, डी इज इक्वल टू निकालो। आपको करना कुछ नहीं है, ए के जगह ए रख लो, बी के जगह बी रख लो, सी के जगह सी रख लो, डी के जगह एक्स रख लो। अब यहां से एक्स नहीं निकल पाएगा क्या? निकल जाएगा। देखो 8/16 इज इक्वल टू 19/x, ये दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 8 इंटू एक्स, ये दोनों इंटू हो जाएगा 19 इंटू 16, एक्स इज इक्वल टू 19 इंटू 16/8, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, एक्स इज इक्वल टू 19 2 जा 38। बन गया प्रोपोर्शन का सबसे बेसिक क्वेश्चन। आपके पास एक प्रोपोर्शन में 4 चीजें हैं, ए बी सी और डी। वो 4 में से 3 चीजें दी हुई है, ए बी और सी। अच्छा, ए बी और सी क्यों? कोई सा भी 3 चीजें, ए सी और डी दिया रहेगा, बी निकालना रहेगा। पता है ए नहीं दिया रहेगा, बी सी और डी दिया रहेगा, ए निकालना पड़ेगा। बन जाएगा ये क्वेश्चन? ठीक है, आगे बढ़े। ठीक है, हाँ, इसका जरूरत नहीं है बेटा लिखने का, क्योंकि ऑलरेडी हम लोग पढ़ चुके हैं सब चीजें। अगर अच्छा, कल के आपके एग्जाम के लिए अगर आप लोग पूरा रिकॉल करके कनेक्ट कर पा रहे हो तो ये काम का चीज है। और अगर मान के चलो आप लोगों को कुछ भी याद नहीं आ रहा है, तो इसको लिख भी लोगे तो कुछ याद नहीं आएगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। कितने लोग हैं जिसको बिल्कुल कुछ समझ में नहीं आ रहा है हम लोग जो पढ़ रहे हैं? जो क्लास हो रहा है, ये क्या चीज मैं बता रहा हूं, कितने लोग को समझ में नहीं आ रहा है बिल्कुल? मतलब समझ में आ रहा है आप लोगों को? ठीक है, पूरी तरह नहीं आ रहा है तो कोई बात नहीं, ये हम लोग, अच्छा बिल्कुल नहीं आ रहा आपको, पूरी तरह नहीं आ रहा है ना? पूरी तरह आने के लिए क्या करना था? पूरी तरह आने के लिए इस पार्ट को ऑलरेडी, इसके क्वेश्चंस कम से कम एक बार बना के देखने थे आप लोगों को। ठीक है, कोई बात नहीं, अभी रिवीजन किए, आपके पास टाइम है, बुक्स में क्वेश्चन है, बना के देखो। बनते जाएगा तो ठीक है, नहीं बनते जाएगा तो इस टेस्ट के बाद एक बार सबका कुटाई करेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, फिर पढ़ेंगे, टाइम है अपने पास अभी, है ना? ठीक है, लेकिन इतना टाइम नहीं है कि बहुत बार पढ़े। मान के चलो कि इस टेस्ट के बाद सिर्फ एक बार और कर पाएंगे हम लोग। इस पार्ट का आगे का क्वेश्चन देखें, ये वाला क्वेश्चन देखो एक तो, मैं आप लोगों को बताया ए इज टू बी और सी इज टू डी। ये एक नॉर्मल फ्रैक्शन है, ठीक है, एक नॉर्मल समानुपात है। इसको हम लोग नॉर्मल भाषा में बोलते हैं अनुक्रमानुपात। अच्छा छोड़ो, एक नॉर्मल समानुपात है, ठीक है। अब मैं एक समानुपात बता रहा हूं जिसको वितत समानुपात बोलते हैं। ए इज टू बी बराबर बी इज टू सी, ए इज टू बी बराबर बी इज टू सी। इंग्लिश में इसको बोलते हैं कंटिन्यूड प्रोपोर्शन। इसका क्वेश्चन जो एग्जाम में आने वाला है, सीधा सीधा आप लोग बुक में देखोगे कंफ्यूज हो जाओगे। बुक में एक फॉर्मूला है, b इज इक्वल टू √AC, ये वाला एक फॉर्मूला है आपके पुस्तक में, ये सब देखोगे तो परेशान हो जाओगे। ये वाला क्वेश्चन कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का ही है। कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का 2 क्वेश्चन आता है, फेवरेट क्वेश्चन जो इसका कौन कौन सा है? एक क्वेश्चन आता है इसका, A/B इज इक्वल टू B/C। इसका 2 क्वेश्चन जो आता है, एक क्वेश्चन सरल है, देखो क्या, इसको नहीं भी समझोगे तो बन जाएगा। A इज टू बी दे दिया आपको 5:7, B इज टू C दे दिया आपको 7:6, ये दे दिया क्वेश्चन, इक्वेशन। नहीं यार,
ये दे दिया आपको 8:9। क्या दे दिया? 8:9। और आपका क्वेश्चन दे दिया फाइंड A:B:C। ये क्वेश्चन दे दिया। ये क्वेश्चन है इसी का, किसका क्वेश्चन है ये? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। किसका क्वेश्चन है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का। ये कैसे बनता है? A:B है आपका 5/7 बराबर B:C है आपका 8:9। यहां पे A:B:C में A एक ही है, यहां पे A एक मिल गया आपको, C एक है, ये C मिल गया, लेकिन B गड़बड़ हो रहा है ना। यहाँ के हिसाब से B है 7 और यहाँ के हिसाब से B है 8। गड़बड़ हो रहा है, तो आपको B को बराबर करना पड़ेगा। B को बराबर करने के लिए क्या करते हैं हम लोग? ये वाला B से इस B को इंटू कर देते हैं और ये वाला B से इस B को इंटू कर देते हैं। बात समझ में आया? भाई एक दूसरे से इंटू होंगे तो दोनों बराबर हो जाएंगे ना। ये करने के बाद दूसरा मजबूरी क्या हो जाता है? बेसिक लॉ ऑफ मैथ्स। अगर डिनोमिनेटर को किसी नंबर से इंटू किए हो तो अपन को न्यूमिनेटर को भी करना पड़ेगा। हर को अगर इंटू किए 8 से तो ऊपर भी इंटू करना पड़ेगा। यहाँ ऊपर में 7 से किए तो नीचे भी 7 से करना पड़ेगा। अब कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटू कर लो। 5 8 जा 7 8 जा 8 7 जा 9 7 जा। अब आपका हो गया A C और B मिल गया कॉमन आपको। तो अब आपको जो ABC था वो क्या हो जाएगा? 40:56:63। ये आपका A:B:C है। ध्यान आया? 200% बता रहा हूं। आपका फाइनल एग्जाम का नहीं पता आएगा कि नहीं आएगा, कल के एग्जाम में प्रश्न आएगा। A:B आपको दिया हुआ होगा, B:C दिया हुआ होगा, आपको A:B:C निकालना है। A:B:C निकालने के लिए B को आपको कॉमन बनाना है। B कॉमन कैसे बनेगा? दोनों B को आपस में इंटू करो। दोनों B को आपस में जैसे यहां पे मैं 8 को इधर इंटू किया, 7 को इधर इंटू किया, तो ये सिर्फ ऐसे नहीं कर सकते हम लोग। अगर नीचे यहाँ 8 को इंटू किया हो तो ऊपर भी करना पड़ेगा, उसके बाद सबको मल्टीप्लाई कर दो। और एक चीज का ध्यान रखना, कभी कभी ऐसा करने के बाद ये ऑप्शन में हो सकता है कि मिले भी नहीं आपको। उसका कारण ये हो सकता है अगर ये तीनों नंबर कट रहा है तो छोटा नंबर काट के भी दे सकता है। यहाँ पे तीनों नंबर नहीं कट रहा है किसी भी नंबर से, लेकिन अगर कटेगा तो वो लोग काट के भी दे सकते हैं। ठीक है? ठीक है, समझ में आया? ये है इसका कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। कंटिन्यूड उस प्रोपोर्शन का फर्स्ट क्वेश्चन। क्या क्वेश्चन है? आपको A:B दिया हुआ है, आपको B:C दिया हुआ है, आपको A:B:C निकालना है। कल के एग्जाम में कितने लोग बना लोगे? चलो ठीक है, कुछ कुछ नीचे करो। कुछ कुछ लोग को डाउट है, लेकिन अब सब हाथ खड़े कर रहे हैं तो क्या करेंगे, उनको भी हाथ खड़े करना पड़ रहा है। हो रहा है ना ऐसे? चलेगा, कोई बात। चलो ठीक है, आगे बढ़े। इसी कंटिन्यूड प्रोपोर्शन का अगला जो क्वेश्चन है वो है, नॉर्मली जो इसके पहले का क्वेश्चन में बताया आपको, एक प्रोपोर्शन में A:B और C:D ऐसा क्वेश्चन है। बेसिक क्वेश्चन क्या है कि ये A B C और D में कोई तीन चीज आपको दिया हुआ है, चौथा चीज आपको निकालना है। ये बेसिक क्वेश्चन है कि A B C D में ये चारों में से तीन चीज दिया रहेगा, चौथा चीज निकालना है। ठीक है? इसके लिए मैं आप लोगों को टर्म्स बताया था, याद है भाई? कुछ शब्द बताया था, मालूम याद आ रहा है आप लोगों को कुछ? वो शब्द क्या क्या थे? ए बी सी और डी में कभी कभी सीधा नंबर दे देगा। 4 8 और 12 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो। 4 8 और 12 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो। 4 8 और 12 का फोर्थ प्रोपोर्शन निकालो। ऐसे वर्ड पे दे दिया तो ए कौन सा है, बी कौन सा है, सी कौन सा है और डी कौन सा है? बात समझ में आया? ये फोर्थ प्रोपोर्शन का मतलब है कि ये डी है भाई। 1 2 3 4, फोर्थ का मतलब डी है। तो ए हो जाएगा ए हो जाएगा बी, ए हो जाएगा सी, ए हो जाएगा डी।
फोर्थ प्रोपोर्शन के लिए हिंदी में प्रश्न आएगा तो क्या आएगा? 4, 8 और 12 का चतुर्थानुपात निकालो। बात समझ में आया? यही नंबर में अगर आपको फोर्थ की जगह क्या आ गया, इसका थर्ड प्रोपोर्शन निकालो, क्या आ गया? तृतीयानुपात निकालो, थर्ड प्रोपोर्शन निकालो। तब इसका क्या मतलब है? ये आपका हो जाएगा फर्स्ट, ये हो जाएगा सेकंड, ये हो जाएगा फोर्थ, और आपको यहाँ पे थर्ड निकालना है। मतलब 4/8 इज इक्वल टू x/12। ये आपका इक्वेशन बनेगा। समझ आया? सेकंड प्रोपोर्शन बोला तो यही चीज क्या हो जाएगा? सेकंड प्रोपोर्शन बोला तो क्या हो जाएगा? 4/x, 8/12। बात समझ में आ रहा है? फर्स्ट प्रोपोर्शन बोलेगा तो x/4, 8/12। बात समझ में आया? फर्स्ट प्रोपोर्शन, सेकंड प्रोपोर्शन, थर्ड प्रोपोर्शन और फोर्थ प्रोपोर्शन। ये प्रश्न किसके लिए है? जिसमें हम लोगों के पास चार चीजें हैं और चार में से तीन दिया है, चौथा निकालना है। ये प्रश्न उसके लिए है। लेकिन यहाँ पे जो कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है, इसमें चार है ही नहीं, इसमें तो सिर्फ तीन है ना। एक ए है, ये दोनों बी है और ए सी है, तो कितना हुआ? तीन ही हुआ। तो इसका जो प्रश्न आएगा दूसरा, वो होता है 4 और 64 का मध्यानुपात निकालो। मध्यानुपात निकालो मतलब क्या निकालना है आपको? बी निकालना है। क्या निकालना है? बी, मध्यानुपात। ये मीन प्रोपोर्शन होगा इंग्लिश में। तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू एक्स बराबर x/64। ऐसे करके क्या निकालोगे आप लोग? x निकालोगे। यही वाला क्वेश्चन है जो आप लोगों को दिया हुआ रहता है, b इज इक्वल टू √AC या b² = AC। ये जो फॉर्मूला बुक में दिया रहता है, इसी को सॉल्व करने के लिए। तो आप लोगों को स्क्वायर रूट आता है, वर्ग वर्गमूल आता है ना। वर्ग वर्गमूल आता है तो इस फॉर्मूला को याद करने का जरूरत ही नहीं है। आप प्रॉपर इस टेबल में रखो और निकाल लो। ये दोनों x x इंटू होगा तो क्या हो जाएगा? x² हो जाएगा, है ना, बराबर 4 इंटू 64। अब ये स्क्वायर को इधर करोगे तो यहाँ इधर स्क्वायर में इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? 4 इंटू 64। ये दोनों क्या में हो जाएगा? अंडर रूट हो जाएगा। बात समझ आया? क्लियरली अच्छे समझ में आ गया? 4 और 64 का जैसे मैं मध्यानुपात बोल रहा हूं, वैसे तृतीयानुपात निकालो भी बोल सकता है। तृतीयानुपात निकालो, सिर्फ दो चीज दिया है और तीसरा निकालने बोल रहा है, इसका मतलब है कौन सा प्रोपोर्शन है? कंटिन्यूड प्रोपोर्शन है। मतलब 4 और 64 का तृतीयानुपात मतलब क्या हो जाएगा? 4/64 इज इक्वल टू 64/x। यहाँ पे x तीसरा अनुपात हो जाएगा ना, थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा, क्योंकि है तीन ही चीजें, 1 2 3, सिर्फ तीन चीजें ना। तो ये x क्या हो जाएगा? थर्ड प्रोपोर्शन हो जाएगा। समझ में आया बात? ठीक है। हो गया ये वाला क्वेश्चन भी, प्रोपोर्शन का भी दोनों हो गया। अब एक लास्ट क्वेश्चन, हम लोग बहुत इसको कठिन नहीं बनाएंगे, एकदम सतही ऊपर में देखो। लास्ट क्वेश्चन इसका जो आता है वो क्या होगा? आप लोगों को ध्यान है, मैं अनुक्रमानुपात और व्युत्क्रमानुपात बताया था। अनुक्रमानुपात और व्युत्क्रमानुपात, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल, याद है? आपका बहुत सा प्रश्न जो यूनिटरी मेथड का है, एक एक नियम का जो प्रश्न है, काम और समय का जो प्रश्न है, वो सिर्फ एक इस चीज को समझ के आप लोग बना सकते हो। ठीक है, आपका एक एक पार्ट है काम और समय, वर्क एंड टाइम, ठीक है। और दूसरा आपका एक पार्ट है यूनिटरी मेथड, एक एक नियम। ये पार्ट अलग से पढ़ने का जरूरत नहीं है, आपका प्रोपोर्शन से ये पूरा पार्ट सॉल्व हो जाएगा। पहला एक नॉर्मल प्रोपोर्शन पढ़े हम लोग, नॉर्मल प्रोपोर्शन पढ़ने के बाद एक कंटिन्यूड प्रोपोर्शन पढ़े हम लोग,
अब हम लोग तीसरा प्रोपोर्शन पढ़ रहे हैं जो दो उसमें डिवाइड है। इसको बोलते हैं हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है, आपके पास इसमें भी दो रेशो रहेगा, दोनों आपस में बराबर है ये मान के चल रहे हैं हम लोग। क्या कंडीशन होता है, जैसे पहले काम और समय का एक एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग ना। चार आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं। चार आदमी किसी काम को 6 दिन में कर रहे हैं, तो 5 आदमी उसी काम को कितने दिनों में करेंगे, एक प्रश्न है। ठीक है, एक और इक्वेशन बताता हूं मैं आपको। यहाँ पे अपन पेन कर देता हूं, यहाँ पे मूल्य कर देता हूं। 10 पेन का कीमत 15 रुपए है। 10 पेन का कीमत, अच्छा 15 को 150 रुपए है। कितना रुपए है, 150 रुपए। 15 पेन का कीमत कितना होगा, बात समझ में आया? ये वाला जो मैं क्वेश्चन दिया हूं, ये क्वेश्चन आपका डायरेक्ट सीधे सिर्फ प्रोपोर्शन का नहीं है। ये वाला क्वेश्चन काम और समय, वर्क एंड टाइम का भी है। ये वाला जो 10 पेन का कीमत 150 रुपए है, 15 पेन का कीमत कितना होगा, ये सिर्फ प्रोपोर्शन वाला क्वेश्चन नहीं है, ये आपका यूनिटरी मेथड वाला क्वेश्चन भी। ये दोनों ही बनेगा आपको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और इनवर्सली प्रोपोर्शनल से। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या होता है उसको समझो। आपके पास एक तरफ आदमी है और दूसरे तरफ उस किसी काम को खत्म करने के लिए कितना टाइम लगेगा वो है। आप अच्छे से देखोगे तो आपको समझ में आएगा, अगर आप आदमी का संख्या बढ़ा दोगे तो आपका टाइम जो है वो एकदम कम है। एक नॉर्मल सा काम के बारे में सोचो आप लोग, एक नॉर्मल सा काम अपने क्लासरूम को, हमेशा मैं एग्जांपल देता हूं ताकि सीधा सीधा समझ में आए। इस क्लासरूम पे हम लोग को व्हाइट वॉश करना है। दो लोग व्हाइट वॉश कर रहे हैं तो 2 दिन लग रहा है। दो लोग व्हाइट वॉश कर रहे हैं तो कितना दिन लग रहा है, मेरे को 1 घंटे में करना है तो मैं 10 लोग को लगा दूंगा तो हो जाएगा कि नहीं होगा, हो जाएगा। दो लोग 2 दिन में लगे, मैं जैसे ही आदमी बढ़ा दे रहा हूं, 10 कर दे रहा हूं, मेरे को 1 दिन भी नहीं लग रहा है, फिर तुरंत हो जा रहा है ना। मतलब आदमी जैसे ही आप बढ़ाओगे तो आपका दिन क्या हो जाएगा, कम लगेगा। आदमी का संख्या बढ़ जाएगा तो दिन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और आदमी कम हो जाएंगे, मान के चलो एक ही आदमी ले दे के मिला, वो भी एकदम छोटा सा दुबला पतला मरियल सा, देखने में ही हलाल लग रहा है वो। ऐसा एक ही आदमी मिला जो आधा आदमी के बराबर है, तो हम लोग को दिन कितना लगेगा, 10 दिन करता रहेगा वो इसी को व्हाइट वॉश। मतलब आदमी का संख्या कम हो गया तो दिन क्या हो गया, बढ़ गया। दिन क्या हो गया, इसको बोलते हैं उल्टा प्रोपोर्शनल। उल्टा प्रोपोर्शनल मतलब व्युत्क्रमानुपात। क्या बोलते हैं इसको, व्युत्क्रमानुपात। ठीक इसके उलट ये वाला जो कंडीशन है आपका पेन और मूल्य वाला, भाई एक पेन लोगे तो जितना पैसा लगेगा, 2 पेन लोगे तो उससे ज्यादा पैसा लगेगा। मतलब पेन बढ़ा तो पैसा भी ज्यादा बढ़ा। पेन से समझ में नहीं आ रहा तो आप लोग अपना लेज और चॉकलेट को पकड़ लो। 5 रुपए लेके जाओगे, 5 चॉकलेट मिल रहा है आपको, 10 चाहिए तो कितना रुपए चाहिए, जितना ज्यादा चॉकलेट उतना ज्यादा, और ज्यादा चॉकलेट और ज्यादा पैसा। पैसा कम है तो चॉकलेट भी, दोनों एक साथ बढ़ेगा या दोनों एक साथ कम होगा। काम का उल्टा है, आदमी बढ़ेंगे तो दिन कम होगा, आदमी बढ़ेंगे तो दिन कम होगा, आदमी कम होंगे तो दिन बढ़ेगा। बात समझ में आ रहा है? प्रश्न परीक्षा में क्या आता है, परीक्षा में प्रश्न आता है, किसी काम को 10 आदमी 5 दिन में करते हैं, उसी काम को 8 आदमी कितने दिन में करेंगे। आपको प्रश्न पढ़ के ये पता लगाना है कि ये डायरेक्ट वाला है कि इनडायरेक्ट वाला है। ये वाला प्रश्न क्या है, डायरेक्टली है कि इनडायरेक्टली है। अरे भाई 10 आदमी किसी काम को 5 दिन में कर रहे हैं, 8 आदमी उस काम को कितने दिन में करेंगे, कम दिन में। 10 आदमी 5 में कर रहे हैं, 8 आदमी 4 ही दिन में कर देंगे। सर 11 ज्यादा दिन लगेगा ना, आदमी कम हो जाएंगे तो दिन का संख्या तो ज्यादा होगा ना भाई। कितना लगेगा मेरे को आंसर नहीं मालूम है, डायरेक्टली है कि इनडायरेक्टली, ये बताओ।
इनडायरेक्टली है भाई, डायरेक्टली में दोनों एक साथ बढ़ेंगे और एक साथ कम होंगे। समझ में आया? जैसे एक एग्जांपल लो, हम लोगों के पास एक एक केक, एक ही इतनी बड़ा केक है, ठीक है, इतना बड़ा एक केक है, 2 किलो का केक है, ठीक है। 2 किलो का केक 5 लोग खा रहे हैं, 2 किलो का केक 5 लोग खा रहे हैं, तो 2 दिन खा रहे हैं, सवेरे खाए, फिर शाम को खाए, फिर दूसरे दिन सवेरे खाए, फिर शाम के दूसरे दिन खाए। 5 आदमी किसी केक को 4 टाइम में खत्म कर दे रहे हैं। आदमी मैं 50 कर दूंगा तो कितने टाइम में खत्म होगा केक? वही तो क्वेश्चन है इसके पहले का भी। आदमी बढ़ रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है, आदमी बढ़ रहे हैं तो टाइम कम लग रहा है, आदमी कम हो जा रहा है तो टाइम। तो ये डायरेक्टली है कि इनडायरेक्टली, ये पकड़ना बहुत जरूरी है, ठीक है। बना लोगे परीक्षा में प्रश्न आएगा तो? क्या चीज का ध्यान देना वो मैं बता दूंगा। ऐसा प्रश्न आएगा तो आप लोग टेबल बनाओगे, एक तरफ आदमी और एक तरफ दिन, ठीक है। ये दूसरा प्रश्न आ सकता है कि 10 पेन की कीमत 150 है तो 15 पेन की कीमत बताओ। द कॉस्ट ऑफ 10 पेन इज 150, फाइंड आउट द कॉस्ट ऑफ 15 पेन। ये डायरेक्टली है कि इनडायरेक्टली है? डायरेक्टली है भाई। इनडायरेक्टली है तो मैं कम पैसा लेके जाऊंगा, ज्यादा पेन देंगे क्या मेरे को दुकान वाले? हम बात को समझो, डायरेक्टली में दोनों एक साथ बढ़ेगा, डायरेक्टली में दोनों एक साथ बढ़ेगा। अब देखो, इसका जब प्रश्न आएगा आपके एग्जाम पे, तो आप लोगों को ये टेबल बनाना है, जहां से मैं शुरू किया था। ये टेबल बना लोगे? 4 आदमी किसी काम को 6 दिन में करते हैं, तो 5 आदमी उसी काम को कितने दिन में करेंगे? टेबल बना लिए। यहाँ पे 10 पेन का कीमत 150 है, तो 15 पेन का कीमत कितना होगा? टेबल बन गया? बन गया। निकालेंगे कैसे? ये वाला टेबल बनने के बाद डायरेक्टली है तो सीधा सीधा 10/15 बराबर 150/x। एक्स निकालना आता है, यहां से आपको एक्स निकाल लोगे आप लोग। लेकिन अगर ये डायरेक्टली नहीं है, इनवर्सली है, तो आप लोग यहाँ पे एक एरो दे देना। ये एरो से आप लोगों को ये याद आएगा कि यहाँ पे इसको उल्टा करना है। ये 4/5 तो ठीक है, इस तरफ एक्स ऊपर जाएगा और 6 नीचे आएगा। यहां से भी एक्स निकल जाएगा आपका, यहां से भी एक्स निकल जाएगा। बस ध्यान क्या रखना है, डायरेक्टली है तो कुछ नहीं करना है, जैसे का वैसे इक्वेशन में आ जाएगा, एक्स निकल जाएगा आपका। इनवर्सली है तो ये एरो दे देना, इससे याद आ जाएगा कि आपको एक्स को ऊपर करना है और 6 को नीचे करना है। याद आ गया ये वाला क्वेश्चन? बना लोगे कल के टेस्ट में? चलो ठीक है।